बात करते हैं सन 1827 की, जब जेम्स लुइस नामक एक अंग्रेज अधिकारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक सोल्जर था, जेम्स लुइस अपने काम से परेशान होकर इंडिया भाग जाते हैं और यहाँ पर 2 वर्षों तक अपना नाम बदल कर रहने लगते हैं। 2 वर्षों तक भारत में ट्रैवलिंग करने के बाद 1829 में जेम्स लुइस पंजाब शहर पहुँचते हैं, जहाँ पर ट्रैवलिंग करते समय इन्हें कुछ ईंटों के बने खंडर दिखाई देते हैं। जेम्स लुइस को इतिहास में बहुत इंटरेस्ट था। ये हमेशा अपने पास एक पुस्तक रखते थे। वहाँ पर इन्हें जो ईंटों के बने खंडर मिले, उनका जिक्र वे अपनी पुस्तक में करते हैं और जिस चीज़ का भी इन्होंने एनालाइज किया था, उन सभी को अपनी पुस्तक में लिख देते हैं। इनको कोई आइडिया तक नहीं था कि इन्होंने यहाँ पर क्या खोजा है। यहाँ ईंटों के टीले अधिक मिलने के कारण इन्होंने इसे हड़प्पा नाम दिया। इसके करीब 100 साल बाद जब 1920 में सर जॉन मार्शल नामक एक अंग्रेज अधिकारी जो ASI का निर्देशक होता है, उनके निर्देश अनुसार भारतीय पुरातात्विक विभाग की टीम और उनके शोधकर्ताओं के साथ मिलकर हड़प्पा टीले की खुदाई शुरू करवा दी जाती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तीन देशों में फैली हुई थी। सिंधु घाटी के लोगों की क्या थी अर्थव्यवस्था और रहन सहन, आखिर किन देशों के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे, इस महान सिविलाइजेशन का आखिरकार अंत कैसे हुआ। हम बात करने वाले हैं इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे खोजा गया सिविलाइजेशन था, इसलिए इसे इंडस वैली दो प्रमुख नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा, जिसकी जानकारी सर्वप्रथम जेम्स लुइस नामक अंग्रेज अधिकारी ने दी थी। ये दोनों टीले आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हिस्सा है। इस सिविलाइजेशन में अनेकों प्रकार के खनिज जैसे तांबा, कांसा, लोहा, मिट्टी के मृद भांड आदि प्रकार की खोज हुई थी। इनसे ये साबित होता है कि उस समय वहाँ के लोगों को इनकी जानकारी अच्छे से थी। इसकी खोज करने वाले इतिहासकार सर जॉन मार्शल के निर्देशन में भारतीय पुरातात्विक विभाग के खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम शाह इसको हड़प्पा नाम दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हड़प्पा स्थान का पता सर्वप्रथम जेम्स लुइस नामक अंग्रेज अधिकारी ने लगाया था। उसके बाद में 2 अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम बर्टन बंधु था, ये दोनों भाई उस समय भारत से पाकिस्तान तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे। तभी इन्हें सिंधु नदी के
एक स्थान से जमीन में दबे एक ईंटों के बने खंडर मिले। इन्होंने इसकी जानकारी सर जॉन मार्शल को भेजी। उसके बाद दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन शुरू करवा दिया, जिसके बाद दयाराम साहनी द्वारा इस सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा नगर का पता लगाया गया था। यहाँ के लोगों की क्या थी अर्थव्यवस्था और रहन सहन। सिंधु के लोगों की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और उद्योग धंधों पर आधारित थी। यहाँ के लोग बड़े ही प्यार से कृषि करते थे और अपना गुजारा चलाते थे। सिंधु घाटी के लोग गेहूँ, जौ और कपास की खेती करते थे। इसकी जानकारी सिंधु घाटी का ही एक नगर कालीबंगा, जहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज से 4500 वर्ष पहले यहाँ के लोग खेत की सिंधु नदी के पास डेवलप होने के बाद भी इन्हें इस बात का ज्ञात नहीं था कि नदी के पानी को रोककर कृषि की जाती है। सिंधु घाटी के लोग बस्तियों में रहा करते थे। यहाँ पर 2 प्रकार के नगर मिले हैं। एक बस्ती जहाँ पक्की ईंटों के घर बने हुए और बहुमंजिला इमारतों के अवशेष पाए गए। वाले बैल ज्यादा पाला जाता था, जिसे कुबड़ वाला बैल भी कहते थे। इस एक सींग वाले बैल का चित्र सिंधु के लोगों की जो मोहरें हुआ करते थे उन पे इस बैल का चित्र अंकित था। उस समय ये लोग घोड़े और ऊंट से भी परिचित थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय सिंधु घाटी के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। यानी आज हम जिस भाषा का उपयोग बोलने के लिए करते हैं, उस समय इन लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भाषा का ज्ञान नहीं था तो बोलते कैसे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, उस समय ये लोग भाव चित्रात्मक लिपि का यानी चित्रों के माध्यम से बातें किया करते थे। इशारों से बातें करते और चित्रों के माध्यम से इनका बोलचाल और व्यापार हुआ करता था। चित्रों को दर्शाकर अपनी बात या अपने भाव प्रकट करते थे। इसीलिए सभ्यता की खोज में सर्वाधिक चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सिविलाइजेशन का व्यापारिक व उद्योग धंधों द्वारा जो लेन देन हुआ करता था वह किन देशों के साथ था? मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के साथ व्यापार किया करती थी। इसलिए इस सिविलाइजेशन की खोज में सर्वाधिक दीवारों पर चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के लोग विदेशी देशों के साथ यानी मेसोपोटामिया और मिस्र की
सभ्यताओं के साथ व्यापार किया करती थी। व्यापार में दोस्तों यहाँ के लोग पैसों से परिचित नहीं थे, ना ही सिक्कों और सोने से। यहाँ के लोग वस्तुओं का लेन देन किया करते थे। एक वस्तु देने के बदले सामने वाले से दूसरी वस्तु लिया करते थे। सिंधु के लोग भारत में भी एक नगर से दूसरे नगर में व्यापार करने के लिए जाते थे। भारत में एकमात्र बंदरगाह लोथल गुजरात में था, जिसमें बाहरी लोगों द्वारा यानी मिस्र व मेसोपोटामिया जैसे सिविलाइजेशन द्वारा व्यापार किया जाता था। मिस्र व मेसोपोटामिया के व्यापार करने के अवशेष वहाँ के मोहरों जो भारत में खोजी गई है उनसे ये साबित होता है कि सिंधु घाटी के लोग अन्य देशों के साथ भी व्यापार किया करते हैं। दोस्तों, आखिर इतना बड़ा सिविलाइजेशन जिसका अंत कैसे हुआ, कैसे ख़त्म हो गई इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इस सिविलाइजेशन के पतन के अलग अलग थ्योरी है दोस्तों अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग थ्योरी हैं। जानते हैं उन सभी इतिहासकारों की थ्योरी के बारे में। इतिहासकार गार्डन चाइल्ड व मार्टी वर व्हीलर मानते हैं सिंधु के बाद आने वाली सभ्यता आर्यों के द्वारा इन पर आक्रमण कर दिया जाता है और ये सभ्यता नष्ट हो गई। यहाँ के इतिहासकार मार्शल व मेके द्वारा ये थ्योरी आई है, नदियों का पानी में बाढ़ आने के कारण यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वे पलायन कर लिए। उसके बाद यहाँ पर ये सभ्यता नष्ट हो गई और जलमग्न हो गई। अगर भारतीय इतिहासकार अमलानंद घोष की थ्योरी देखें तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन होने के कारण सिंधु के लोगों ने पलायन कर लिया और इस सभ्यता का पतन हो गया। यहाँ पे नई जलवायु आने के कारण इन लोगों को उस जलवायु को सहन करने की क्षमता न होने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। कुछ थ्योरी ऐसी भी है दोस्तों जिनमें कहा गया है कि नदियों द्वारा अपने रास्ते का परिवर्तन होना, यानी सिंधु की जो नदी है या इसके जो आसपास की जो नदियां हुआ करती थी उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और सिंधु की तरफ मुड़ गई, जिसके चलते यहाँ पर बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के कारण ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया और यहाँ पर रहने वाले लोगों ने पूर्व की ओर पलायन कर लिया। ब्रिटिश इतिहासकार कैनेडी द्वारा यह भी कहा गया है कि कई प्रकार की महामारियाँ जैसे प्लेग, मलेरिया आदि महामारियाँ फैलने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। 4500 वर्षों से भी पुरानी सभ्यता जिसके कुछ रहस्य ऐसे भी हैं दोस्तों जिसका पता आज तक वैज्ञानिकों ने भी नहीं लगाया। इस सभ्यता का जो पहला रहस्य है वो है भाषा। आखिर इतनी डेवलपमेंट हो चुकी इस सभ्यता का विस्तार बिना भाषा यानी बिना बोले हुए कैसे हो गया दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में अनेकों प्रकार के स्थान खोजे गए हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान हड़प्पा है दोस्तों। और जो सबसे अंतिम में खोजा गया स्थान है उसे धोलावीरा कहा जाता है। यहाँ पर अनेकों प्रकार के नगर खोजे गए हैं, जैसे कोट दीची, आलमगीरपुर, बनवाली, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, जो इन तीनों देशों में विस्तृत थे। दोस्तों, ये थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी। नमस्कार।